हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कक्षा 12 के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसमें लेसन का नाम है केमिकल काइनेटिक्स, यानी कि रासायनिक बलगति। पिछले क्लास में हम लोगों ने एवरेज रेट देखा था, यानी औसत वेग देख लिया था हमने कि औसत वेग क्या होता है। इसको पिछले क्लास में हमने कवर कर लिया है। आज की इस क्लास में हम अगला वेलोसिटी यानी कि अगला रेट जो है कि देखने वाले हैं, जो कि क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर इंस्टेंटेनियस रेट, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं भैया, तात्क्षणिक वेग बोलते हैं। यानी कि आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, औसत, यानी कि औसत वेग तो हमने पिछले क्लास में देख लिया था। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे तात्क्षणिक वेग क्या होता है। ये आज की क्लास में हम लोग की टॉपिक है, ठीक है ना। तो इसके पहले हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन लेसन कंप्लीट कर दिया है। आप लोग अगर नहीं देखे हैं, अगर आप लोग को नहीं समझ में आया है जो आपके स्कूल में पढ़ाया गया है, तो आप प्लेलिस्ट यानी कि हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ पे आप जाकर के चेक कर लीजिए, वहाँ पे आप जाकर के सीन कर लीजिए। या फिर अगर आप बिलियन लेसन नहीं पढ़े हैं तो बिलियन लेसन भी हमने कंप्लीट पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट भी उसकी बना दिया है। आप वहाँ पे जाइए प्लेलिस्ट में और उसको सीन कर लीजिए, उसको देख लीजिए, और जो भी आपको डाउट हो उसको आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं और आपको जवाब दिया जाएगा, ठीक है ना। ये आपका यानी कि हम लोग आज की क्लास में जो पढ़ने वाले हैं, चलिए अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। लेकिन उसके पहले हम जरा पिछले वाला क्लास का जो हमने पढ़ाया था, यानी कि एवरेज रेट जो हमने पढ़ाया था, उसको एक बार जरा हम रिवाइज कर दें, उसको एक बार जरा हम रिपीट कर दें। क्या होता है औसत वेग? देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई क्या है, ए है, कोई ए है, ए पर्सन है, कोई ए पर्सन है। अब ए मतलब यहाँ पे मान लीजिए, चलिए छोड़िए किसी को, जैसे मान लीजिए आप ही हैं यहाँ पे मान लीजिए आप ही हैं, मान लीजिए आपका कुछ, ये मान लीजिए आप हैं, ठीक है ना, ये मान लीजिए आप हैं, ठीक, ये आपका हो गया। ये मान लीजिए कोई आप है जिसका मान यानी कि आप है, जैसे आप ही ले लीजिए भाई, अपने को ले लीजिए, इसका नाम मान लीजिए आपका क्या है, ए। कोई यहाँ पे कोई लड़का है जो कि क्या है, इसका नाम क्या है, ए। अब इसको यहाँ पे इसका विद्यालय है, इसका विद्यालय जो है कि यहाँ पे है, यहाँ पे इसका स्कूल है, यहाँ पे इसका विद्यालय है, इसको अपने विद्यालय में जाना है। ये क्या है, स्कूल है, इसको क्या है, इसका ये स्कूल है। यहाँ से अब इसको जाना है, ये मान लीजिए आपका रास्ता है, ये रास्ता आपका कुछ ऐसा है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे आप पहुँच रहे हैं, ये रास्ता जो है कि कुछ ऐसा है, ठीक है ना। इसके बाद ये जो आपका यानी कि आप जहां से चले हैं, यानी कि जहां पे आपका घर है, वहां से इस विद्यालय की जो दूरी है वो मान लीजिए आपका कितना है, 5 किलोमीटर है। कितना है, 5 किलोमीटर है। और यहाँ से स्कूल से, यानी कि आपको अपने घर से स्कूल जाने में 30 मिनट का समय लगता है। समय कितना लगता है, 30 मिनट का समय लगता है। कितना का समय लगता है, 30 मिनट का समय लगता है। अब अगर आपका पूछा जाए कि आप घर से कितनी वेग से यानी कि घर से जब निकलेंगे तो कितनी वेग से चलेंगे, कितनी वेग से आप स्कूल जाएंगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, वेग निकालना है। तो आप कैसे निकाल देंगे, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30, आपका जो यूनिट होगा उसको आप चेंज कर सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे क्या था, 5 किलोमीटर था, क्या था, 5 किलोमीटर था, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर आपका यहाँ पे था, ये आपका क्या हो जाएगा, 30 मिनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30 मिनट हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। तो अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी निकालें, यानी कि v का मान निकालें, कितना हो जाएगा, 5 जगह 30, यानी कि v = 1/6। ये आपका आ जाएगा किलोमीटर प्रति मिनट। क्या आ जाएगा, किलोमीटर प्रति मिनट में ये आपका आंसर आ जाएगा। मतलब कि आपने जो, यानी कि आप जब घर से निकले हैं तो स्कूल के लिए, तो आप अगर 1/6, यानी इसको हम दशमलव में चेंज करते हैं ना, क्या दिक्कत है, तो आपको मिल जाएगा v = कितना मिल जाएगा भैया, आपका 6 के 6, यानी कि सॉरी 0 आ जाएगा आपका 0.1, इसके बाद 6×36, 1 6 ऐसा कुछ आएगा, किलोमीटर प्रति मिनट, ठीक है ना। ये आपका यूनिट चेंज करने वाली बात है, यूनिट आप लोग चेंज करना जानते हैं, ठीक है ना। ये डिवाइड हमने सही करवाया है ना, कितना हो जाएगा, 0, इसके बाद आपका कितना हो जाएगा, 10, तो 6 के 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो हमने वेलोसिटी निकाला है, ये जो हमने वेग निकाला है, ये वेग कैसा है, औसत वेग है।
कैसा है? औसत वेग है, यानी कि हमने औसत वेग निकाला है, मतलब इतने वेग से अगर आप चलेंगे स्कूल आप बड़े आसानी से पहुंच जाएंगे। 30 मिनट में आप अपने की बड़े आसानी से 30 मिनट में आप अपने विद्यालय पहुंच जाएंगे, आप अपने स्कूल पहुंच जाएंगे। लेकिन आप एक चीज यहाँ पे ये बताइए, आप इतने यानी कि आप जब चल रहे हैं तो इतने की स्पीड से आप चल रहे हैं, यानी कि 0.16 किलोमीटर प्रति मिनट की स्पीड से आप चल रहे हैं। तो आप ये चीज ये बताइए, ये यहाँ पे देखिए क्या है? मोड़ भी है। बात समझ में आ गई? यहाँ पे क्या है? मोड़ भी है। इसके बाद कहीं ऐसा होगा रास्ते में आपको ब्रेकर भी मिलेगा, कहीं पे रास्ते में आपको जाम भी मिलेगा। तो आप क्या सभी स्थान पर, चाहे मोड़ हो, चाहे जाम हो, चाहे ब्रेकर हो, सभी स्थान पर क्या आप इतने वेलोसिटी से चलेंगे? क्या आप इतने वेग से चलेंगे? अगर आप मोड़ पे यानी कि स्पीड अपनी कम नहीं कर रहे हैं तो क्या पता चला लेकर के खंती में घुस गए, इसके बाद दूसरे दिन जो है कि प्लास्टर लग गया पैर हाथ में, होगा कि नहीं होगा? तो मतलब कि जब मोड़ आता है आपकी स्पीड क्या होती है? स्लो होती है। जब जाम आता है तो वहां भी आपकी स्पीड क्या होती है? स्लो होती है। जब ब्रेकर आता है वहां भी क्या होती है? आपकी स्पीड स्लो होती है। लेकिन हमने क्या मान लिया था? एक एवरेज मान लिया था, हमने एवरेज मान लिया था कि इतनी वेलोसिटी से हम लोग चल, यानी कि हम जो है कि चल रहे हैं या फिर आप जो है कि चल रहे हैं, तब आसानी से स्कूल जो है कि पहुंच जाए। लेकिन अगर आपको पूछ दिया जाए कि आप जब 3 किलोमीटर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे था आपका 3 किलोमीटर, ये आपका, जैसे मान लीजिए इसको हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे ये था आपका 3 किलोमीटर। अब अगर आपको पूछ दिया जाए किसी भी पॉइंट पर, किसी भी बिंदु पर अगर आपसे पूछ दिया जाए, जैसे मान लीजिए अगर हमने पूछ दिया यहां पे जब आप थे बताइए आपका वेग क्या है, यानी कि यहां पे जब थे तो आपका वेलोसिटी क्या था, आपका रेट क्या था। अब ये जो हम रेट निकालेंगे यहाँ पे, ये जब हम यहाँ पे वेग यानी कि वेलोसिटी निकालेंगे, ये जब हम यहाँ पे रेट निकालेंगे तो ये जो रेट मिलेगा ये क्या मिलेगा? इंस्टेंटेनियस रेट मिलेगा, यानी कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तात्क्षणिक वेग। यानी कि किसी क्षण पर, किसी निश्चित क्षण पर या किसी निश्चित समय पर किसी का जो वास्तविक वेग होता है वही क्या कहलाता है? उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। क्या हमने बताया? एक बार फिर से समझिए। जैसे अगर हमने आप पूछ दिया कि बताइए भाई जब आप यहां पे पहुंचे थे तो आपका वेग कितना था, आप जब यहां पे पहुंचे थे तो आपका वेग कितना था, तो मतलब कि हमने जब पूछा था तो आप एग्जैक्ट यहीं पे पहुंचे थे, हमने यही यानी कि हम जो है कि यही का वेग पूछ रहे हैं, तो हमने यानी कि जब हम यही का वेग पूछ रहे हैं मतलब हम क्या पूछ रहे हैं? आपका तात्क्षणिक वेग पूछ रहे हैं, मतलब हम किसी क्षण पर पूछ रहे हैं, हम पूरा हम नहीं देख रहे हैं। मतलब यहाँ पे क्या था? समय का अंतराल बहुत ज्यादा था, लेकिन यहाँ पे हम जब इस क्षण पर पूछे हैं तो समय का अंतराल यहाँ पे क्या होगा? बहुत कम होगा। यहाँ पे क्या होगा? समय का अंतराल बहुत कम होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तात्क्षणिक वेग बोलते हैं। यानी किसी निश्चित क्षण पर, किसी निश्चित समय पर किसी का या फिर किसी पदार्थ का या फिर किसी व्यक्ति का वास्तविक जो वेग होता है वही क्या कहलाता है? उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। ये तो हमने फिजिक्स की भाषा में बता दिया, लेकिन केमिस्ट्री की भाषा में हम लोग क्या बताएंगे कि किसी निश्चित क्षण पर किसी रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक वेग, किसी निश्चित क्षण पर किसी रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक वेग ही क्या कहलाता है? उस वस्तु यानी उस रासायनिक अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग है। बात समझ में आ गई ना? ये अगर आप इसमें कुछ नोट करना हो आप इसको नोट कर लीजिए, अन्यथा हम आपको तात्क्षणिक वेग का क्या डिफिनीशन होता है, इसका क्या फार्मूला होता है, इसको हम यहाँ पे बताने वाले हैं, तो पहले आप इसको आप नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए देखिए, पहले तो हम इसकी परिभाषा आपको बता दें कि जो तात्क्षणिक वेग होता है इसकी परिभाषा क्या होती है, ठीक, और इसको प्रदर्शित किससे करते हैं ये पहले हम आपको यहाँ पे बता दें। देखिए, किसी निश्चित क्षण पर, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक वेग ही उस रासायनिक अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहलाता। इसे
आर इंस्टेंटेनियस, इसे RINS, INS मतलब भैया क्या, इंस्टेंटेनियस। आर का मतलब रेट, इंस्टेंटेनियस मतलब तात्क्षणिक, यानी कि इसको RINS से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते। ये तो हो गया इसकी डिफिनेशन, ये तो हो गया इसकी परिभाषा, यानी कि क्या है, किसी निश्चित क्षण पर किसी रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक वेग ही क्या कहलाता है, उस रासायनिक अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहलाता है। और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, RINS से रिप्रेजेंट करेंगे। बात समझ में आ गई ना। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम क्या पूछ रहे हैं, किसी निश्चित क्षण पर, किसी निश्चित क्षण पर हम पूछ रहे हैं। जैसे आपने यही रोड था आपका, यही आपका रूट था, और हमने क्या पूछा था, हमने जो है कि यहाँ पे पूछा था आपको कि जब आप यहाँ पे पहुंचे हैं, हमने क्या पूछा था, यहाँ पे जब आप पहुंचे हैं तो आपका वेग कितना होगा। तो जब आप यहाँ पे पहुंचे हैं तो आप रुके थोड़ी ना है, आप तो चल रहे हैं ना, आप क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो चल रहे हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ समय लगेगा कि नहीं लगेगा चलने में, और कुछ ना कुछ आप दूरी भी तय कर रहे हैं, भले ही ये छोटी दूरी हो, भले ही यह छोटा समय हो, लेकिन क्या है, यहाँ पे क्या है, कुछ ना कुछ समय लगेगा। लेकिन ये जो समय होगा वो क्या होगा, सूक्ष्म समय होगा, बहुत कम समय होगा, और ये जो आपका डिस्टेंस होगा जो आपने ट्रेवल किया है, ये बहुत कम डिस्टेंस होगा। बात समझ में आ रही है। उसी तरीके से जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, जब हम लोग तात्क्षणिक की बात किया जाता है तो वहां पे बहुत सूक्ष्म समय लगता है, और जो कंसंट्रेशन होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का, उसमें बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होता है। इसीलिए सूक्ष्म परिवर्तन होने के कारण इसको हम लोग DT से, यानी कि D, देखिए यानी कि हम लोग क्या जानते हैं, अभिकारक के लिए वेग जानते हैं और उत्पाद के लिए वेग जानते हैं। अभिकारक के लिए वेग के लिए क्या होता है फार्मूला, अभिकारक के वेग में कमी, या सॉरी अभिकारक की सांद्रता में कमी बटे कमी में लगा समय। उसी तरीके से उत्पाद के लिए हम लोग क्या जानते हैं फार्मूला, कि उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि और बटे लगा समय। दोनों में अंतर क्या होता है, जो अभिकारक होता है, अभिकारक का जो वेग होता है उसको हम लोग निगेटिव साइन द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और जो उत्पाद का वेग होता है इसको हम लोग पॉजिटिव साइन द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो पिछले क्लास में हमने आपको बता दिया था, एवरेज रेट के बारे में भी हमने बता दिया था। लेकिन ये क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट है। यहाँ भी आपका जो वेग होगा इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे dC/dt। क्या होगा, dC/dt। ये होगा RAV के बराबर, R इंस्टेंटेनियस INS बराबर क्या हो जाएगा, dC/dt। अब ये जो DC है, ये क्या है, ये जो DC है ये क्या है, यहाँ पे हम माइनस और प्लस दोनों लगा दे रहे हैं। माइनस और प्लस दोनों लगाने का ये मतलब है कि अगर आप माइनस लगाएंगे इसका मतलब ये अभिकारक का तात्क्षणिक वेग होगा। क्या होगा, अभिकारक का तात्क्षणिक वेग होगा। लेकिन अगर प्लस साइन का हम लोग यूज करेंगे वह उत्पाद का तात्क्षणिक वेग। बात समझ में आ गई ना। इसको आप अब यहाँ पे आप बताना चाहे तो बता सकते हैं, जो DC है, अगर हम नहीं तो आप क्या करिए, पहले दोनों को अलग अलग लिख दीजिए। ये आपका किसके लिए भैया, ये है आपका अभिकारक के लिए। किसके लिए है, अभिकारक के लिए, अभिकारक के लिए, यानी अभिकारक के लिए जो तात्क्षणिक वेग होगा वो क्या होगा, -dC/ क्या होगा, dt होगा। इसी तरीके से RINS ये बराबर +dC/dt। ये जो यहाँ पे है ये किसके लिए भैया, ये है उत्पाद के लिए। किसके लिए है, उत्पाद के लिए। उत्पाद के लिए आपका +dC/dt होगा, और यानी अभिकारक के लिए क्या होगा, -dC/dt। बात समझ में आ गई ना। DC यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो DC है वो क्या है, अभिकारक की सांद्रता में कमी। क्या है ये, अभिकारक की सांद्रता में कमी, सांद्रता में कमी है। जबकि यहाँ पे ये जो आपका T है ये क्या है, लगा समय या फिर समय में परिवर्तन, यानी कि लगा समय। क्या हो जाएगा, ये लगा समय। इसी तरीके से जो आपका यहाँ पे DC है ये क्या है, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि है। उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि है। क्या है ये, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि है। जबकि यहाँ पे dt क्या है, लगा समय है। dt क्या है, लगा समय। बात समझ में आ गया ना। ये है आपका इंस्टेंटेनियस रेट, यानी कि तात्क्षणिक वेग। क्या है, हमने यहाँ पे आपको बता दिया, उसकी परिभाषा भी बता दिया, उसका फार्मूला भी बता दिया। अब यहाँ पे आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम ग्राफ आपको बताएं, इसका ग्राफ आप कैसे करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए।
हो गया। चलिए देखिए, अब यहाँ पे अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पे देखिए हमने जो औसत वेग निकाला था उसमें आपको ग्राफ बताया था, ठीक है ना। पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में हमने यहाँ पे आपको ग्राफ भी बताया था, कैसे बनता है ग्राफ उसके बारे में हमने डिटेल से बताया था। अगर आप नहीं सीन किए हैं, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पिछला क्लास भैया जाकर के आप लोग पढ़ लीजिए, पिछला क्लास आप जाकर के देख लीजिए, ठीक है। ये चलिए, अब इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ किसके किसके बीच में होता है? सांद्रता और समय के बीच में। किसके किसके बीच में होता है? कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में होता है। इधर आपका क्या होता है? कंसंट्रेशन होता है यानी कि सांद्रता होता है, इधर आपका क्या होता है भैया? टाइम होता है यानी कि क्या होता है? समय, ठीक है। अब देखिए, जब हम लोग अभिकारक को देखते हैं, जब हम लोग अभिकारक को देखते हैं तो क्या होता है? अभिकारक की सांद्रता में क्या होती है? निरंतर कमी होती जाती है। ये आपका अभिकारक मान लीजिए यहाँ पे था, इसकी सांद्रता में जो कि निरंतर कमी होती जाएगी, तो ये ऐसा कुछ यहाँ पे मिलेगा ग्राफ। एक इसके लिए है, अभिकारक के लिए है। उसी तरीके से यहाँ पे हम नीचे लिख भी दे रहे हैं, एक इसके लिए होगा, ये अभिकारक के लिए होगा। किसके लिए होगा? अभिकारक के लिए होगा। बात समझ में आ गया? इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे, ये आपका क्या है? इधर आपका C है मतलब कंसंट्रेशन है, इधर क्या है? आपका T है यानी कि टाइम है यानी कि समय। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? ये आपका ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, समय बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे जो उत्पाद होता है इसकी सांद्रता में वृद्धि होती जाती है। यानी कि ये किसके लिए? उत्पाद के लिए ग्राफ है। किसके लिए है? उत्पाद के लिए ये ग्राफ बना हुआ है। अब यहाँ पे आपको ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको ध्यान देना है तात्क्षणिक वेग। जैसे मान लीजिए अब हम यहाँ पे अगर हम देखें किसी सूक्ष्म, चूंकि देखिए आपका ये जो तात्क्षणिक वेग होगा ये सूक्ष्म समयांतराल को रिप्रेजेंट करेगा। सूक्ष्म समयांतराल में जो कंसंट्रेशन में जो चेंजिंग होती है वो आपका क्या होता है? तात्क्षणिक वेग। यानी कि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो आपका सूक्ष्म होगा और आपका समय भी क्या होगा? सूक्ष्म होगा। सूक्ष्म परिवर्तन होगा ना यहाँ पे। तो ये मान लीजिए पहले ये आपका यहाँ था, इसके बाद यहाँ पे आया, इसके बाद यहाँ पे आया, इसके बाद जैसे जैसे समय बढ़ा, जैसे जैसे समय हमने खर्च किया, जैसे जैसे हमने समय बढ़ाया, यहाँ पे C का मान यहाँ पे घटता हुआ चलो। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? देखिए जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, समय का मान बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे ये जो आपका C है यानी कंसंट्रेशन है, ये जो सांद्रता है, उसका मान यहाँ पे बढ़ता हुआ चला। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर हम सूक्ष्म समयांतराल ले रहे हैं, यानी कि इतना अगर हम समयांतराल ले रहे हैं, ये आपका यहाँ से ये जो परिवर्तन है, ये जो समय में परिवर्तन है, ये मान लीजिए कितना है? dt। कितना है? dt। और इसी तरीके से इस ग्राफ को हम लोग इधर से मिला देंगे, ये वाला ग्राफ यहाँ पे मिलेगा, ये वाला जो होगी यहाँ पे मिलेगा। ये आप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आपका डीसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि ये यहाँ पे देखिए कितना सांद्रता में परिवर्तन हुआ है? डीसी, यानी बहुत सूक्ष्म परिवर्तन हुआ है, इसीलिए इसको हमने क्या मान लिया? डीसी मान लिया है। लेकिन यहाँ पे हमने बहुत सूक्ष्म परिवर्तन हुआ है, समय में बहुत सूक्ष्म परिवर्तन हुआ है, इसको हमने क्या मान लिया है? dt मान लिया। उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग ये लेंगे, ये देखिए यहाँ पे और ये देखिए यहाँ। अब इसको अगर हम देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे मिलेगा और ये जो है कि ये आपका क्या था? ये यहाँ पे ये सूक्ष्म परिवर्तन था, इसको हमने क्या मान लिया है? dt मान लिया है। और इसको हमने क्या मान लिया है? dc। क्या मान लिया भैया? dc मान लिया। तो अगर हम इसका औसत, अगर हम ग्राफ के आधार पर इसका हम लोग औसत वेग देखेंगे, इसका औसत वेग क्या मिलेगा? ये आपका मिलेगा, इसके लिए मिलेगा -dc/dt मिलेगा। ये मिलेगा r/s के बराबर। क्या मिलेगा? r/s के बराबर। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, ये आपका मिलेगा यहाँ पे उत्पाद के लिए जो मिलेगा वो मिलेगा r/s, ये बराबर आपका हो जाएगा प्लस में ये रिप्रेजेंट किया जाएगा प्लस dc/d। ठीक, तो ये था आपका तात्क्षणिक वेग, ये था आपका जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं। इसको आप नोट करिए। इसके बाद तीसरा जो रेट है वो हम आपको बताएं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि प्रारंभिक वेग बोलते हैं, इनिशियल रेट क्या होता है। इसके बाद हम इसको देखने वाले हैं, तो पहले आप इसको नोट करिए। हो गया? चलिए देखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं? इनिशियल रेट क्या होता है, यानी कि प्रारंभिक रेट क्या होता है, प्रारंभिक दर क्या होता है, प्रारंभिक वेग क्या होता है, ये अब हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या है प्रारंभिक वेग। क्या यानी कि क्या है आपका अगला जो है वो क्या है? प्रारंभिक वेग। हेडिंग लगा लीजिए, प्रारंभिक वेग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनिशियल
इनिशियल वेलोसिटी या फिर इनिशियल रेट बोलते हैं, वेलोसिटी। बात समझ में आ गई ना? ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है, यानी क्या है? इनिशियल रेट। अब ये क्या होगा, जैसा कि यहां से आपको क्लियर हो रहा है, प्रारंभिक मतलब कि प्रारंभ में कहने का मतलब कब? जब आप अभिक्रिया शुरू नहीं किए, जब आप अभिक्रिया शुरू नहीं किए हैं उस स्थिति में जो अभिक्रिया का वेग होगा वो आपका क्या होगा? प्रारंभिक वेग। यानी कहने का मतलब जब आप अभिक्रिया शुरू करने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, किक मार दिया, गाड़ी जैसे है, गाड़ी की हमने क्या कर दिया? किक मार दिया। किक मार के बाद हमने क्लच लेकर के गियर जो है कि लगा दिया। तो हम क्या करें? जैसे ही गियर लगाएं, यानी कि गियर तो हमने लगा दिया है, जैसे ही हम क्लच छोड़ने वाले हैं, जैसे ही हम गाड़ी का क्लच छोड़ने वाले हैं, उससे पहले, छोड़ने से पहले जो वेग होगा वही क्या होगा भैया? प्रारंभिक वेग होगा। उसी तरीके से अभिक्रिया शुरू होने से पहले, अभिक्रिया शुरू होने से जस्ट पहले जो अभिक्रिया का वेग होगा वही क्या होगा? उसका प्रारंभिक वेग। यानी यहाँ पे जो प्रारंभिक वेग होगा वो कितना आएगा भैया? यानी कि जो t बराबर 0 होगा, यानी कि जो t बराबर 0 यानी समय जो होगा कि अगर 0 होगा तो वहाँ पे जो अभिक्रिया का वेग होगा वही क्या कहलाएगा? उसका प्रारंभिक वेग। ठीक है ना? यानी कि क्या है, इसकी डेफिनेशन हम लोग कैसे लिखेंगे? प्रारंभ में अर्थात t बराबर 0 पर किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग उस रासायनिक अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग कहलाता है। प्रारंभिक वेग कहलाता। बात समझ में आ गई ना? और इसको हम लोग रिप्रेजेंट किसे करेंगे? RINS, RINI लिख दीजिएगा। RINI से इसे प्रदर्शित करते हैं, से इसे प्रदर्शित करते बात समझ में आ गई ना? ये आपका हो गया इनिशियल रेट, यानी ये हो गया आपका प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग क्या है? यानी कि जब आप क्या कर रहे हैं? अभिक्रिया शुरू कर रहे हैं, उससे पहले, अभिक्रिया शुरू करने से पहले जो अभिक्रिया का वेग होगा वो क्या हो जाएगा? प्रारंभिक वेग। ठीक ना? इसको आप नोट करिए। इसके बाद हम ये जो तीनों हमने रेट पढ़ाया है, ये जो तीनों हमने अभिक्रिया पढ़ाया है, इन तीनों अभिक्रिया को हम आपको न्यूमेरिकल करा दें ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। नोट कर लीजिए इसको आप। चलिए देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए बोला गया है अभिक्रिया A + 2B, इसके बाद अभिक्रिया करके 3C बना रहे हैं, के लिए किसी क्षण पर बनने की दर 10⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स हो तो उसी क्षण पर A और B के विलुप्त होने की दर ज्ञात कीजिए। यानी कि क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है? कोई अभिक्रिया दिया गया है जिसमें बोल दिया जा रहा है जो C है यानी जो प्रोडक्ट है उसके बनने की दर कितना है? 10⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो बोल रहा है यहाँ पे उसी क्षण पर A के और B के विलुप्त होने की दर ज्ञात कीजिए। यानी किस दर से A और B यहाँ पे कम हो रहे हैं उसी दर को यहाँ पे आपको निकालना है, उसी दर को यहाँ पे आपको फाइंड करना है। तो पहले इसके लिए हम लोग रेट का इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक है ना? तो इसके लिए अगर हम ये जो रिएक्शन दिया गया है इसके लिए अगर हम रेट का इक्वेशन निकालेंगे तो क्या होगा? अगर आप हमारा पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो भैया आप जाकर के पिछला क्लास देख लीजिए, तभी आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है ये समझ में आने वाला है। ठीक है? देखिए तो ये आपका क्या हो जाएगा? D कंसंट्रेशन ऑफ A क्या हो जाएगा? D कंसंट्रेशन ऑफ A अपान क्या हो जाएगा? D। और ये रिएक्टेंट है तो किस में रिप्रेजेंट किया जाएगा? माइनस में रिप्रेजेंट किया जाएगा। बात समझ में आ गई ना? ये बराबर होगा किसके? D कंसंट्रेशन ऑफ B अपान यहाँ पे D। लेकिन यहाँ पे क्या है? 2 है, इसको हम लोग क्या रखेंगे? 1/2। और यहाँ पे हम लोग ये रिएक्टेंट है इसके लिए हम लोग माइनस साइन यूज करेंगे। ये आपका बराबर होगा, अब ये प्लस है इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 1/3 और भी प्लस में D कंसंट्रेशन ऑफ C अपान D। अब एक चीज जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि A के और B के विलुप्त होने की दर ज्ञात कीजिए।
अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये सभी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जितने वेग से ये दोनों कम होगा उतनी ही वेग से ये क्या करेगा, बढ़ेगा। मतलब कि सभी का वेग यहाँ पे क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि साइन का अंतर होता है, ये घटता है और ये क्या होता है, बढ़ता है। अब जरा ध्यान से देखिए, हम लोगों को इसके और इसके बीच में रिलेशन पहले निकालना है। अब इसका मान यहाँ पे आपको दिया गया, इसका मान यहाँ पे आपको दे दिया गया है, या फिर आपका इसका मान यहाँ पे दिया गया। मतलब कि चाहे आप इसका यानी कि इससे रिलेशन निकाल लीजिए, चाहे आप इसका इसके साथ रिलेशन निकाल लीजिए, आपका दोनों में आ जाएगा। बात समझ में आ गया? पहले हम इसको निकाल लेते हैं। इसका मान दिया गया है, इसके विलुप्त होने की दर आपसे पूछा है। ये क्या है, -1/2 यानी कि इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी। ये बराबर हो जाएगा +1/3 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, बोला है कि क्वेश्चन में सी के बनने की दर कितना है, यानी कि 3C के बनने की दर कितना है, 10⁻² है। यानी इसका मान कितना दिया गया है, 10⁻² हो जाएगा -1/2 इंटू डी कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, dt इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1/3 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, dc अपॉन dt। इसका मान कितना दिया गया है, 10⁻। हमको क्या करना है, इसी का मान निकालना है। यानी कि हम लोग को क्या करना है, dB यानी डी कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन dt, इसी का हमको मान निकालना है। तो ये आपका बटे है, तो यहाँ पे जाएगा क्या हो जाएगा भैया, गुणे में हो जाएगा। यानी कि आपका d वो भी माइनस साइन यहाँ पे लगेगा, डी कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, dt या इक्वल टू हो जाएगा 1/3 इंटू 2 हो जाएगा इंटू यहाँ पे 10⁻। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2/3 इंटू 10⁻। पास समझ में आ गई ना, कितना हो जाएगा, 2/3 इंटू 10⁻² हो जाएगा। अब आप 2 में 3 से भाग दे दीजिए, क्या आ जाएगा, -d कंसंट्रेशन ऑफ बी। 1 मिनट देख ले, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं, हम लोग इधर देख लेते हैं, ठीक है ना। इधर जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ये क्या मिलेगा आपको, यानी कि और ये माइनस का हम इधर मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, क्योंकि माइनस के दोनों तरफ हम लोग गुणा करवा दे रहे हैं। बात समझ में आ गई। या तो फिर चाहे तो आप इसको यही भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसी का मान हमको पूछा भी गया था। ये हो जाएगा 2 में अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी क्या आ जाएगा, -d कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, dt या इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2 में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना हो जाएगा, यानी कि 0.6 गुणे 10⁻। कितना आ जाएगा भैया, 0.66 गुणे 10⁻²। मोल इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, मोल लेटर इनवर्स इंटू सेकंड। ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि यानी कि जो बी के जो विलुप्त होने की दर है वो कितना है, 0.66 गुणे 10⁻² मोल पर। ठीक है ना। इसी तरीके से हमको यहाँ पे और क्या पूछा गया था, इसमें ए के भी विलुप्त होने की दर पूछा गया था। तो ए के विलुप्त होने की दर क्या हो जाएगा, अब क्या करिए, इन दोनों इक्वेशन को आपस में बराबर कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, -d कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, dt या इक्वल टू हो जाएगा +1/3 इंटू यहाँ पे देखिए dc अपॉन dt, या फिर आप चाहे तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, ये हो जाएगा d कंसंट्रेशन ऑफ c अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, dt। ये मिलेगा -d कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन यहाँ पे dt या इक्वल टू मिलेगा 1/3 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है आपका, देखिए 10⁻² दी गई है, 10⁻²। तो मिलेगा -d कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन यहाँ पे dt या इक्वल टू मिलेगा 1 में 3 से भाग में कितना हो जाएगा, 0.33 गुणे 10⁻²। तो ये आ जाएगा आपका मोल लेटर इनवर्स इंटू सेकंड इनवर्स। ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी जो ए के विलुप्त होने की दर होगी वो कितनी होगी, 0.33 गुणे 10⁻² होगी, और जो बी के विलुप्त होने की दर होगी वो कितना होगी, 0.66 गुणे 10⁻²। इसको अपलोड करिए। इसके बाद एक आध क्वेश्चन हम और आपको करवा दें, ताकि आप लोगों का जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। और आप न्यूमेरिकल घर पे सॉल्व करिएगा। अगर आपको समस्या हो रही है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद हम लोग और वीडियो जो है कि इस पर बना देंगे और आपको न्यूमेरिकल करवा देंगे, ठीक है ना। लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल करवाया जा सके, ताकि आप लोगों का जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि ये फिजिकल केमिस्ट्री है, इसमें से न्यूमेरिकल भी भैया ज़्यादातर पूछा जाता है। इसको अपलोड कर लीजिए। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन और यहाँ पे लिखा गया है। क्या है
अभिक्रिया 2x ये आपका बन रहा है 4y प्लस z में 20 सेकंड में y की सांद्रता 1 × 10⁻² मोल पर लीटर बढ़ जाती है। तो x के विलुप्त होने की दर तथा y के बनने की दर ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे कोई अभिक्रिया दिया गया है, पिछले जो हमने क्वेश्चन देखा था उसमें रेट दिया गया था, लेकिन यहाँ पे समय दिया है और कंसंट्रेशन दिया है। आपको क्या पूछ रहा है, वेट यानी कि रेट दिया, यानी कि रेट पूछ रहा है पहले, और रेट के बाद आप लोगों को एक क्वेश्चन इसमें और पूछा है। क्या पूछा है, देखिए बोल रहा है x के विलुप्त होने की दर क्या कीजिए तथा y के बनने की दर, यानी x के विलुप्त होने की दर और y के बनने की दर यहाँ पे क्या कर रहा है भैया, पूछा जा रहा है। इसको हम लोग यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है। देखिए कैसे लगेगा, इसका जो आंसर होगा क्या होगा। देखिए सबसे पहले देखिए हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग पहले इसको इक्वेशन में चेंज कर लेंगे। इसको हम लोग पहले जो रेट का इक्वेशन होता है उसमें पहले हम लोग इसको पुट अप कर लेते हैं। देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू डी कंसंट्रेशन ऑफ x अपॉन क्या हो जाएगा dt, और ये भैया रिएक्टेंट है, ये आपका माइनस में आएगा। यह इक्वल टू हो जाएगा 1/4, ये प्लस में आएगा 1/4 डी कंसंट्रेशन ऑफ y अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा dt। यह इक्वल टू हो जाएगा प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ z अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा। ये तो हमने रेट के इक्वेशन पर ये जो रिएक्शन दिया गया था उसको हमने तोड़ दिया, उसको हमने यहाँ पे रेट इक्वेशन ले लिया। अब जरा क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, बोल रहा है कि मैं 20 सेकंड में y की सांद्रता, y जो है कि 20 सेकंड में कितना बन जाता है, यानी कि y की सांद्रता कितनी हो जाती है, इतनी दे जाती है। तो आपको क्या पूछा है, x के विलुप्त होने की दर तथा y के बनने की दर ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग y के बनने की दर ज्ञात कर लेते हैं। y के बनने की दर बराबर कितना हो जाएगा। देखिए y के बनने की दर में जो आपका सांद्रता दिया गया है वो दिया गया है, और समय आपका कितना दिया गया है, 20 सेकंड दिया गया है। तो यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, जो दर होता है ये आपका कितना, देखिए किसका पूछा है, x के, हाँ y के बनने की दर। अब देखिए क्या है, y के बनने की दर यहाँ से आपको पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, y के बनने की दर भैया यहाँ से आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, dy अपॉन dt, आपको दर पूछ रहा है तो सीधा सीधा dy यानी कि डी कंसंट्रेशन ऑफ y, इसका मान कितना दिया गया है, आपको दिया गया है 1 × 10⁻² अपॉन यहाँ पे dt का मान कितना दिया गया भैया, 20 दिया गया। dt का मान कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। इसी को आपको सॉल्व कर लेना है, इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। ये आपका कितना आ जाएगा, एक में जब आप 20 से भाग दे देंगे ये आपका कितना आ जाएगा। पहले तो एक काम करिए, आप ऊपर नीचे भैया क्या करना है, ऊपर नीचे अगर हम लोग क्या करें कि 100 से अगर हम ऊपर नीचे गुणा करा देंगे, 100 से अगर हम ऊपर नीचे गुणा करा देंगे ये कितना हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए। इधर हम नीचे लिख रहे हैं, नहीं तो चलिए आगे लिख दे रहे हैं। ये आपका कितना हो जाएगा 100 और गुणे 10⁻², और यहाँ पे नीचे कितना बचेगा, ये हो जाएगा 2, यानी कि 20 तो पहले है ही, और गुणे यहाँ क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए कितना हो जाएगा 20×5 100, कितना हो जाएगा 20×5 100, यहाँ बचेगा 5 गुणे 10⁻², और बटे नीचे क्या बचेगा 100 बचेगा। अब देखिए 100 का मतलब क्या है, 10⁻2, 10⁻2 यहाँ पे प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर इंटू सेकेंड। ये आपका मिल जाएगा 5 × 10⁻⁴ मोल्टर, यानी कि मोल पर लीटर इंटू सेकेंड। यानी कि जो y के बनने की जो सांद्रता है, यानी सॉरी जो y के बनने की जो दर है वो कितना आ जाएगा, 5 × 10⁻⁴। अब देखिए क्वेश्चन में ये भी पूछा था x के विलुप्त होने की दर ज्ञात कीजिए। x के विलुप्त होने की दर यहाँ पे आपको क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो आपको क्या मिल गया, ये मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का रिलेशन ले लेते हैं, यानी कि हम लोग ये दोनों का रिलेशन हम लोग ले लेते हैं। क्या हो जाएगा, -1/2 इंटू डी, यानी कि डी कंसंट्रेशन ऑफ x अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा dt, इक्वल टू प्लस 1/4 डी कंसंट्रेशन ऑफ y अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, इसकी मान यानी इसकी वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है, इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है। ये कितना आया है, ये आपका आया है, ये आपका कितना आया था, यानी कि डी कंसंट्रेशन ऑफ y, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी कंसंट्रेशन ऑफ y अपॉन क्या आ जाएगा dt। ये इसकी वैल्यू आपका आ गया था कितना, 5 × 10⁻⁴। ठीक है ना। चलिए
अब इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर लेना है। क्या हो जाएगा, -1/2 इंटू डी कंसंट्रेशन ऑफ एक्स अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा डी टी इक्वल टू 1/4 इंटू इसकी वैल्यू कितना दिया था भैया, 5 × 10⁻⁴। अब इसी को हमको सॉल्व कर लेना है, हमको इसकी वैल्यू निकालना है। ये 2 यहाँ पे डिवाइड है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ एक्स अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा डी टी, यह इक्वल टू मिलेगा, यानी कि यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1/4 इंटू 2 हो जाएगा इंटू 5 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा। ये आपका कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2, यानी कि आपका जो आ जाएगा यहाँ पे माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ एक्स अपॉन डी टी, यह इक्वल टू आपको मिल जाएगा, एक काट दिया हमें तो 2 बचा, 5/2 5/2 मतलब कितना हो जाएगा 2.5 × 10⁻⁴, ये आपका हो जाएगा मोल पर लीटर इंटू सेकेंड, यानी कि 2.5 × 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर जो कि आपको कहाँ से मिला है, इन दोनों के रिलेशन के बीच से मिला है, ठीक है ना। ये आपका हमने न्यूमेरिकल आपको बताया, दो न्यूमेरिकल भी हमने आपको करा दिया, इसको आप पहले एक काम कर लीजिए, नोट कर लीजिए। हो गया। तो आज की क्लास भैया हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। इसके बाद अगले क्लास में हम किसी अगली टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक आप लोग एक काम करिए, वीडियो जो है कि अपने सभी मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके यानी कि बेल आइकन जो है कि प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपके सामने यानी कि आपकी मोबाइल पर इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए, ठीक है ना। तो इसी के साथ अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहाँ भी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।